हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। यहां पर आज हम लेकर के आए हैं 27 जनवरी 2019 का। तो हमने आपको 28 जनवरी 2019 के दोनों पेपर करा दिए हैं। जो कि 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको 26 तारीख को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको पूरी एक डेट दे रखी है कि हमने वहाँ पर शॉर्ट्स बनाया था। तो जो जो शेड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इतने सारे अभी तक पेपर कर चुके हैं, 2 पेपर कर चुके हैं। 2 पेपर में हमने ये देखा कि लगभग सिमिलर लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन का मतलब अगर हमने देखा डायरेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन हैं, तो हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड रिलेशन से हैं 2-3 तो पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क अगर पूछा गया तो सभी में पूछा ही गया है। सीआईएसआई पूछा ही गया है। तो यहाँ से आप अपनी एक ये भी प्रिपरेशन के लिए डिसाइड कर सकते हो कि जब आप कोई पेपर देते हो और देखते हो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो ये आपको डिसाइड यहाँ से कर लेना चाहिए कि किस टॉपिक पे हमको अपना और काम अभी करना है। पहले तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है? उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि कोई भी कंडीशन ना छूटे, क्योंकि जो भी वहाँ पे क्वेश्चन आए तो आ जाए। और एक चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, मैं ये कहूँगा आपसे, लिमिटेड टॉपिक ही पूछे जा रहे हैं, लिमिटेड टॉपिक के लिए। और मेन सबसे बड़ा जो इसमें अ, हाथ है वो है अल्फाबेट का। अल्फाबेट, कोडिंग और ये इतने सारे यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसकी तो जो वैल्यू होती है उसको घोंट के पी जाओ, रट जाओ कि भाई ए 1 पर होता है और हमारा एच होता है वो 8 पर होता है, एस हमारा 19 पर होता है। तो इस तरीके से तुरंत याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो बहुत ही स्पीड में आंसर कर पाओगे। तो ये अगर आपने कर लिया तो आपके कुछ नहीं तो 20 नंबर कहीं नहीं गए, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, देखो क्लासिफिकेशन से भी है, एनालॉगी से है ना, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। तो लगभग ये मिला के सारा सब कुछ लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है। तो इसको कर लिया ना, तो ये आपका लगभग 20 नंबर, 18 से 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो इसको हम आपको रिकमेंड करेंगे पूरा तरीके से। आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जितने आप सेट और लगा सकते हो सेट लगाइएगा, करिएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आएगा। तो ये तो हम आपको पेपर जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो एक चीज यहाँ पे जान लीजिए। हम देख रहे हैं कि 2019 में किस तरीके से पूछा। उसके बाद हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे 2013 में हुआ था एग्जाम, 2018 में हुआ था एग्जाम, उनके पेपर भी लाएंगे। तो उससे एक और डिसाइड हो जाएगा जब आप ये कई सारे पेपर कर लोगे कि हाँ ये किस तरीके का पैटर्न इसका है पिछले कई सालों से। तो उस तरीके से आप जब नंबर ऑफ ये कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज की कि हमको वहां पर कैसे करना है, ठीक है। टाइम हमको कैसे मैनेजमेंट करना है। तो इसका हम एक वीडियो लाएंगे कि उसमें हम किस तरीके से क्या क्या चीजें करें कि हमारा ये 100% क्रॉस हो जाए। और हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरी है, कट ऑफ में कैसे आए, ठीक है। ये तो कट ऑफ की बात होती है जब आप पेपर दोगे, लास्ट में आपका फिर मेरिट बनता है, मेरिट में आना जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के पहले हम ये देख लेते हैं, हमारी बात वही है कि यहाँ पर 75 क्वेश्चन है और 75 में से हम आपको 140 नंबर के लिए फोर्स कर रहे हैं कि 140 नंबर इन 75 नंबर्स में से लाइए, आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जो मेरिट जानी होगी वो मेरिट जानी होगी मैक्स टू मैक्स, मान लीजिए जानी होगी हम 200 मान लेते हैं, ठीक है। अब 200 में से आपको 60 नंबर लाने, और 60 नंबर आपके ये 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में से अगर आपने यहाँ पर 30 भी सही कर लिए तो भी आपके यहाँ पर 60 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर हम क्यों इतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य ज्ञान बहुत वैसा होता है, हिंदी भी चलो हिंदी कर लेते हैं, बट यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना। और ये फैक्ट है, यहाँ पर आपको 100% श्योर नंबर मिलने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा जीके में कि नहीं यही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपने इतने मार्क्स ला लिए, इतने मार्क्स का मतलब है 70 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कीजिए। 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो छोड़ने वाले होंगे। कौन से छोड़ने वाले होंगे वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आप छोड़ के चलिए, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग। यानी 4 अंकों की कोई एक 4 अंक का नंबर होगा, एक्स वाई जेड, और मान लो ए है, और इसको हम 11 से डिवाइड करें तो इन सभी का जो एडिशन आएगा, ए प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स, उनका मल्टीप्लाई कराना है। उसी तरीके से एक और संख्या होगी पी क्यू आर एस, जो कि 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और ये सबसे छोटी होगी 4 अंकों की संख्या। तो इनको भी आपको ऐड करके आपस में इनका गुणा करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखो, जो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो चीजें करते रहते हैं, तो उनको पता होगा कि 7, 11 और 13 इनका जो एलसीएम होता है वो होता है 1001, ठीक है। और एलसीएम अगर 1001 है, तो ये जो 1001 है ये 4 अंकों की संख्या है, और जो सबसे छोटी 4 अंक की संख्या होगी वो तो 1000 होगी। तो यहाँ पर जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 1011 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से होगा नहीं। लेकिन अगर ये इन तीनों का एलसीएम है, मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और ये 13 से भी डिवाइड होगा। तो नंबर सिस्टम में जब ये चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें सब बताते हैं, एलसीएम एचसीएफ का आएगा तो वहां होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर अगर ये चीज डायरेक्ट ऐसे पता है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका टाइम बहुत बचेगा कि भाई 1001 होता है जो कि 11 से भी डिवाइड होता है, और 1001 है 13 से भी डिवाइड होता है, और ये है क्या कि आपका सबसे छोटा 4 अंकों का नंबर है। तो 101 है, पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़ो तो 1000 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2, इंटू यहाँ भी 100 और 1 को ऐड करोगे तो अगेन 2 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4, और आंसर टिक करके निकल जाओगे। अगर ये बात पता है तो आप इसको 20 से 25 20 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आई होप ये बात क्लियर है। 20 सेकंड में अगर यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है तो आप सोचो कितना टाइम बचा रहे हो। और दूसरी तरफ जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, हम दूसरा भी तरीका बता देते हैं कि ये नहीं जिसको पता होगा एक्चुअली वहां पर निकालेंगे कैसे। तो देखो, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो देखो यहाँ पर हम किससे 11 से डिवाइड करेंगे, किसको, 1000 को, क्योंकि 1000 ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11×99, रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा, ऊपर से हमारा ये आ जाएगा। अब ये भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर मेरे पास कितना है,
10 रिमाइंडर आया, तो जो रिमाइंडर आता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। जब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर आता है, तो देखो रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा रिमाइंडर का, तो वो हमें मिलेगा कितना, 1। आई होप ये बात क्लियर। हमेशा जो आपका डिवाइजर है जिससे भाग दे रहे हो, रिमाइंडर को माइनस कर देना, मतलब भाग हम 11 से दे रहे हैं, जो आपका शेष बचा 10 बराबर जो एक आया है, इसको आप इसमें ऐड कर दो जो आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली थी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या ली थी आपने, 1000। तो 1000 में प्लस 1 कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1001। ये 1001 है जो कि 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्लियर है अपनी बात। उसी तरीके से देखो, एक तो नंबर आपको यहाँ पर ये मिल गया कि 11 से डिवाइड होने पर यही आएगा। उसी तरीके से 1000 को डिवाइड कर लीजिए किससे, 13 से। 13 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 सत्ते 91। अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, 9, और यहाँ पर एक ऊपर जीरो जीरो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 13 से डिवाइड करेंगे कितने से जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, 13 छंग 78। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर अगर देखोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास बचा 12। अगेन वही चीज कि जिससे भाग दे रहे हो जो रिमाइंडर है, तो 13 माइनस रिमाइंडर, यहाँ पर फिर से आपका आंसर देखो यही आया। तो क्या कीजिएगा, इसमें +1 कर दीजिए ये। ठीक है, इसमें +1 हम जैसे ही हम करेंगे +1, तो मेरे पास फिर क्या मिलेगा, 1000 में +1 करिएगा, आंसर 1001। दोनों के लिए हमें सेम नंबर मिला, तो 1001। ठीक है, इसमें कितने 1001 तो आएगा ये 2 इंटू, फिर 1001 इसमें भी ऐड करने पे डिजिट को ऐड करने पे कितना आएगा 2, तब जाके आपको आंसर 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको इतना बड़ा ये प्रोसेस करना पड़ा, तब आपको ये दोनों नंबर मिले। अगर वही चीज आपको आसानी से पता होती, अब देखो यहाँ पर लगभग हमने भी बताया, चलो हम आपको समझा रहे हैं तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर हम खुद भी कर रहे होते तो हम कम से कम 1 मिनट तो ले ही जाते इसको पूरा सॉल्व करने में, कि कौन सा नंबर कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, अगर चीजें पता होती हैं तो वहाँ पे आपको पता होता है, और ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। जैसे अभी हमने आपको ये चीज बता दी, अब कभी भी इस तरीके से कुछ भी आएगा तो आपको पता होगा कि 1001 है वो 7 11 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया है तो शेषफल बताइए। तो देखो 13 से विभाजित करने के लिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या देखोगे तो 13 की टेबल पढ़ लो, 13 की टेबल में आता है 13 ठीक 104 होता है, तो ये होती है सबसे छोटी संख्या जो कि 3 अंकों की है और 13 से विभाजित होने वाली है। ठीक है, अब इसको बोल रहे हैं 16 से विभाजित किया जाए, यानी इसको आपको 16 से भाग देने की बात करें, 16 से भाग दोगे कितनी बार भाग जाएगा, 16 छक्का 96। तो मेरे पास 96 400 और 4 ऊपर है, मतलब आपके पास कितना शेष मिलेगा, 8 शेष मिलेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, टिक करो निकल जाओ। आई होप बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो देखो क्या कह रहा है, 6500 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को, जो संख्या आए उसको अगेन अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो पूछा आंसर क्या आएगा, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए 65 और 61 किसका होता है। तो देखो मोटा मोटा अगर हम यहाँ पे समझें, ध्यान से समझना, मोटा मोटा अगर हम समझें तो देखो, अगर आप इस तरीके से चलोगे जैसे मैं बता रहा हूँ तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 का स्क्वायर होता है 6400, और यहाँ आपको 65 है। अगर हम यहाँ पर 85 वाला होता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है 85 के स्क्वायर के लिए, तो आपको जो यूनिट पे दिया गया यूनिट का स्क्वायर लिख लो, 5 पंचे 25। अब बचा 8, 8 के आगे कौन सा नंबर आएगा 9, तो 8 ने 72 25। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि ये आपका 72 25 आया। अब एक चीज देखो, जो ये वाला नंबर है इन दोनों के बीच में ही तो है, 80 और 85 के, मोटा मोटा देख रहा हूं मैं, उसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 64 के पास है, मतलब 85 के पास तो नहीं जा रहा होगा, हटा दीजिए। और दूसरी बात, अब आपके पास यहाँ पर मिला कितना 65 61। ठीक है, तो जब हम इनके बीच में देखेंगे तो 1 किस किस में आता है, 1 या तो 9 में आता है या तो 9 में आता है, तो 9 का मतलब 89, और जब 85 से बड़ा नहीं है तो कंफर्म हो गया कि ये 81 का ही है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा 80 का मैंने जब निकाल लिया यहाँ पर, तो 64 तो पता चल गया, तो 80 में अब हमको निकालना किसका है, 81 का निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 80 और 81 को, 80 और 81 को जोड़ोगे कितना आएगा 161। इसमें अगर हम 161 जोड़ दें फिर से हमको वही मिल जाएगा 1 6 5 और 6, तो भी आपको मिल जाता है। आइए भी बात क्लियर होगी। मैं और एक चीज बता देता हूँ, जैसे मान लो आपको 11 का स्क्वायर पता है कि 121 होता है, आपको 12 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 और 12 को जोड़ दो, 11 और 12 कितना होता है 23, यानी इसमें आप 23 जोड़ दो। 23 जैसे ही जोड़ोगे, 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 1, तो आपको 12 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आपको 13 का निकालना हो, 13 का स्क्वायर पता करना हो, तो 12 और 13 को ऐड कर दो, 12 और 13 को ऐड करोगे तो 25 आएगा, 25 जोड़ दो, 5 4 9 4 2 6, 169 आ जाएगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से हो गई होगी आपको क्लियर। तो वही चीज हम यहाँ बता रहे थे कि ये जो आपकी कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इतना ये स्क्वायर है किसका, आपको बहुत जल्दी आंसर पता होना चाहिए। तो हमें अब दूसरा एक और तरीका है, और वो समझ लीजिए, 65 और 61 है, तो यहाँ पे एक यूनिट पर आया तो एक किस किस में आता है, या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा। इतना डिसाइड करने के बाद 2 अंक डिलीट कर दो लास्ट की, ये हमने हटा दिए। अब 65 बचा, 65 हमारे किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, ये 8 और 9 के बीच में आता है। 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। अब एक चीज बताइए, जो 65 है ये छोटे वाले स्क्वायर के पास है कि बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के पास है, तो 65 64 के पास है कि 65 81 के पास, 64 के पास है। छोटे वाले के पास है तो छोटा नंबर ले लो 1, और 9 और 8 जो यूनिट पर 10 प्लेस पर आएगा उसमें हमेशा आपको छोटा नंबर लेना होता है, तो यहाँ पर आपका 8 आएगा, यानी 81। आइयो भी बात क्लियर है। तो ये तो आपका आ गया 65 और इसके वर्गमूल, यानी आपका आ गया इसका वर्गमूल। ये अब उसने क्या कहा है कि जब आप वर्गमूल ज्ञात करके
इस संख्या को अपने वर्गमूल, यानी इस संख्या के अपने वर्गमूल, तो 81 का अपना क्या वर्गमूल होता है? 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो उस संख्या से इसको डिवाइड किया जाएगा, मतलब 81 को 81 के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, मतलब 9 से डिवाइड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 9 जा 81, 9 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आइयो भी बात बहुत अच्छे से सभी को क्लियर हो गई होगी। तो हमने देखो इसको जो निकालने का तरीका था आपको 2-3 बताएं, क्योंकि प्रैक्टिस करा रहे हैं तो प्रैक्टिस में सारी चीजें हम बताते हुए चल रहे हैं, ताकि कभी इस तरीके का और भी चीजें आए तो उसी तरीके से आपका दिमाग चलने लग जाए, ताकि स्पीड में कर पाओ और गलत भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास को दो गुना किया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना होता है? 2r। अगर आप इसको दो गुना करोगे तो आपका जो आर है, त्रिज्या है, वो भी दो गुना हो जाएगी। मान लो किसी का व्यास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। अगर हम मान लो यहाँ पर व्यास मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 5 होगी। मतलब जितना व्यास होता है उसकी आधी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास को दो गुना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए मीन्स आप त्रिज्या को दो गुना कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो क्षेत्रफल किसी भी वृत्त का निकालने के लिए क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू यहाँ पर पहले मान लो r की वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेके चलें कि r की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ डबल हो जाएगा तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई से तो पाई आपका ये कैंसिल होना। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो आप देख पा रहे हो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 4 गुने की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 4 गुने के लिए आंसर कौन सा आएगा? 4। बोलो, आंसर हो जाएगा बी। उसी तरीके से यहाँ पर और भी अगर कुछ भी रखना चाहोगे, हम आपको एक प्रूफ और करके दिखा देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर r की वैल्यू त्रिज्या में अगर 7 लूं, तो दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, ये हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले वाले को हम r की वैल्यू 7 रख के देखते हैं। तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 154 आएगा। ठीक है, दूसरा वाले में देखते हैं, दूसरे में रखिए पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। अब यहाँ पे r की वैल्यू रखो कितनी? 14। तो यहाँ पर ये हो गया 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 44 इंटू 14। 14 से मल्टीप्लाई कराओ, 14 चौको 56, कैरी 5, 14 को 56 और 5 61, 616। अब देखो ये आपका 616 आ गया। अब देखो ये कितना गुना है? 154, क्योंकि इसका तो 154 है, ये इतना है। तो 154 का इंटू 4 कराओ तो आपको यही चीज मिलेगी। 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6। तो देखो यहाँ भी आपको 616 मिला। कोई वैल्यू लोगे वो 4 गुना होगा ही होगा। ठीक है, ये दिमाग में चीज बसा लो। अब ये चीजें अगर प्रैक्टिस करी हुई होती है ना, इस तरीके जैसे हम बता रहे हैं, तो आप देखते ही इसका टिक करके निकल जाते। क्यों सॉल्व करने की जरूरत ही कहाँ पे है? क्योंकि आपको ये चीज पता है, ये फैक्ट है। एक्स के बैंक खाते में इतने रुपए शेष हैं, इतने रुपए जमा करे और इतने निकालिए, यानी उसने 84.33 निकाला, 55.31 जमा किया। ओवरऑल एक्स्ट्रा कितना निकाल लिया? 3 से 1 गया 2, 3 से 3 गया 0। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 14 से 5 जाएगा 9, और 7 से 5 गया 2, यानी 29.02 उसने पैसे ज्यादा निकाल लिए हैं। तो आपके पास बैंक में थे कितने? 86.54 था, 29.02 ये माइनस करा दो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 52। 52 हमारे दो ऑप्शन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम एक कैरी लेंगे, 16, 16 से हमारा यहाँ पर 9 जाएगा, तो आएगा कितना? 7, 7 के लिए 57.52। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 की लघुत्तम। अभी अभी हम वही चीज बता के आए, 7, 11 और 13 इनका जो एलसीएम होता है वो 1001 होता है। तो एक संख्या है उसको इससे गुणा किया गया, तो वो संख्या कोई भी हो सकती है। हम मान लेते हैं x हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मान लो यहाँ पर हमने लिया 1 इंटू 3000, 3003, 3003, और डिवाइड हमने 1001 से किया, तो ये आपका 3 आ गया। अब जो आंसर 3 आया, जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करोगे तो भी तो आंसर 3 ही आएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर 2 रहा होता, 2 इंटू 3003 डिवाइड में आप यहाँ पर करिएगा कितना? 1001। अगेन इसको डिवाइड करोगे 3, 3 और 2 कितना आएगा? 6। अब 6 को उसी से डिवाइड कर दो, 2 से, फिर से आपका 3 ही आंसर आएगा। तो ये हर बार आपको आंसर 3 दे करके जाएगा। क्लियर है बात? तो देखो इसमें बोल रहा है 10x + 5 रेशियो 42x + 8, ये 5/8 का 3 गुना है। तो x क्यूब की वैल्यू बतानी है आपको, x का क्यूब, यानी यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो ये कैसे हम करेंगे, 10x + 5 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 10x + 5, और ये रेशियो है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 42x + 8। ये बराबर है किसके? 5/8 के 3 गुने अनुपात के। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x + 5 अपॉन 42x + 8 इज इक्वल टू, ये 5 का क्यूब 125 होता है और 8 का क्यूब होता है 512। अब देखो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इधर और इसका इधर। तो 512 का हम इधर 10 मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आपके पास कितना बनेगा? 5120x प्लस 512 का 5 में मल्टीप्लाई देखो कैसे कराएंगे, 5 का 500 में करा दो 2500 हो गया, 5 का 12 में करा दो 60, यानी 2560। ठीक है, बराबर 42 का मल्टीप्लाई 125 में कराना है। तो देखो 42 का मल्टीप्लाई 125 में कराओगे, या तो आपको ही करना पड़ेगा या फिर आपकी 42 की टेबल आनी चाहिए। यानी 42 की टेबल अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 42 पंचे होता 210, तो 210 का यहाँ पर हो जाएगा 0, कैरी आपके पास 21, यानी हासिल 21 हो जाएगा। फिर 42 दूनी 84, 84 में 21 जोड़ोगे तो 105 होता है, 105 का आपका 5 हो गया। अब हासिल हो गया कितना? 10। 42 एकम 42 और 10 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 52, और ये हो जाएगा x प्लस 125 इंटू 8 कराओगे तो 125 इंटू 8 होता है 1000।
क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर 5120x है, ये 5250 है, तो 5120 5250 मेरे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले 5000 से 5000 हटा दो, 250 में से 120 घटाना है, तो आपके पास आएगा 130x बराबर 2560 में से 1000 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 1560। ठीक है, ये आपके 1560। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 13 से भाग दो 15 में, 13 एकम 13 बचा कितना 2, 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिली 12। तो वही पूछ रहा है एक्स का क्यूब कितना होगा, मतलब 12 का हमको क्यूब करना है। याद होना चाहिए 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है 12 का क्यूब। देख लो कौन सा ऑप्शन है 1728, सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहा है 40 का 40%, 40 के वर्ग के, तो 40 का वर्ग पहले करिए यानी स्क्वायर, 40 के स्क्वायर आंसर आएगा कितना 1600 के 40% इंटू हम कराएंगे 40% मल्टी डिवाइड में 100, तो ये आपका ये 100 से 100 ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 16 चौको 64 640। अब कह रहा है का चौथाई भाग ज्ञात करें, फिर से समझो 40 के वर्ग, 40 का वर्ग यानी 1600, 1600 के 40%, 40% ये आ गया का चौथाई भाग निकालें, यानी एक चौथाई 4 से भाग देना होगा, तो 4 से हम भाग देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 160 आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करें। तो देखो ये कह रहा है यदि ऐसा किया जाए तो ऐसा हो जाता है, तो आपको एक्चुअल में पहले आपको कितना लाभ हो रहा था। देखो अगर हम ये मान लें कि मेरी कोई चीज है 1 रुपए की है, ठीक है 1 रुपए की चीज है और मूल्य क्या कह रहा है 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो ये 5 गुना हो जाता है। तो 3 गुना का मतलब अगर बिक्री हम 1 की कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम कर दें मान लो 2, ये हम मान लेते हैं ये मेरी लागत वैल्यू है और हमने यहाँ पर 2 की चीज बेच रहे हैं। ध्यान से समझना कि मेरी जो सीपी है कोई चीज है लागत मूल्य 1 रुपए की है और हम उसको कितने में बेच रहे हैं 2 रुपए में बेच रहे थे, तो कह रहा है इसका 3 गुना कर दिया जाए, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, तो 2 का 3 गुना हो जाएगा 6। अब 1 रुपए था, 1 रुपए की चीज आप 6 रुपए में बेच रहे हो तो आपको फायदा कितना हुआ, एक तो आपका लगाया हुआ पैसा था लागत, तो 5 रुपए आपको फायदा हुआ, वही तो कह रहे हैं 5 गुना लाभ हो जाता है। तो ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होगी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि मतलब 1 रुपए की चीज है हम 2 में बेचते हैं और ये हमारी हो गई क्या बिक्री। कह रहा है बिक्री का जो बिक्री मूल्य है उसका 3 गुना कर दो, तो इसका हमने 3 गुना किया तो ये 6 आ गया। तो हमारे पास फायदा हमने कहां से देखना, यहाँ से देखना क्योंकि ये तो बिक्री मूल्य था। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो बिक्री मूल्य ये था। अब यहां से हम देखें तो यहां पर हमको कितना रुपए मिल रहा था भाई, एक सीपी था बिक्री 2 रुपए की थी, तो 1 रुपए पर हमको 1 रुपए मिल रहा है, परसेंट निकालना होगा कितना आएगा, एक से कैंसिल मीन्स आपका यहाँ पर आएगा 100%। 1 रुपए लगाया 2 रुपए कमाए यानी पूरा 100 का 100% आपको फायदा है। मतलब आप कोई बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाओ, ठीक है 1 लाख लगाया और 2 लाख आपने कमाया, बट दैट मीन्स क्या है आपको पूरा 1 लाख का फायदा हुआ। बात इतनी क्लियर है, आइए बात सब लोग बहुत अच्छे समझ रहे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अगर और आपको अभी क्लियर नहीं तो है और देख लीजिए। दूसरा क्या तरीका है, मान लो 100 बिक्री है, बिक्री हम 100 रुपए की कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात, बिक्री 100 की कर रहे हैं तो उसका 3 गुना कर दें तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना मेरा हो जाएगा 300। ठीक है, अब इस 300 में हमारा 5 गुना फायदा है। बात समझना, 5 गुने फायदा का मतलब है आपने 1 रुपए लगाया 5 रुपए पाया, यही तो कहोगे कि 5 गुना फायदा हुआ। तो ओवरऑल जो बिक्री होती है तो उसमें हम अपना सीपी निकाल के अपना फायदा देखते हैं, तो जो एसपी बनेगी वो तो यही बनेगी ना दोनों को मिला के। तो एसपी में आपकी लागत मूल्य प्लस आपका प्रॉफिट, तो इसको हम क्या कर दें 6 से डिवाइड कर दें, तो हमारी यहां से क्या सीपी निकल के आ जाएगी कितनी 50। यानी आपने सीपी लागत कितनी लगाई 50 और स्टार्टिंग बिक्री कितने की हमने ली थी मानी थी 100, यानी 50 वाली चीज आप कितने में बेच रहे हो 100 में बेच रहे हो, सीधा सीधा 100% का प्रॉफिट है, 50 पे 50 रुपए का फायदा, जितना लगाया उतना ही पाया। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये करा है, बाकी यहाँ पे जो पहला वाला है बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, 1 रुपए हमने मान लिया था और 1 रुपए जैसे माना हमने बिक्री उसकी 2 मान ली, 2 का 3 गुना 6 हुआ, तो यहाँ से फायदा हमको दिख गया। क्लियर। एक्स ने 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, तो 42,000 में स्कूटर खरीदा, फिर उसके बाद वह मरम्मत पर 6,000 खर्चा कर देता है, यानी ये भी उसकी लागत है। स्कूटर आपने से खरीदा सेकंड हैंड, 6 रुपए उसमें खर्चा लगा दिया, मान लो उसकी सर्विस करा दी, तो ओवरऑल वो स्कूटर आपको पड़ा कितने में, स्कूटर आपको मिला 48,000 में। ठीक है, ये आपकी लागत हो गई 42 प्लस 46, और स्कूटर को उसने इतना करने के बाद 54,000 में बेच दिया, तो 54,000 में उसने बेच दिया और उसने लगाए थे कितने 48,000 रुपए, उसका फायदा कितना है 6,000 रुपए। बोलो अब 6,000 रुपए फायदा है तो पूछ रहा है कितना परसेंट होता है, तो 6,000 रुपए लगाए, फायदा इसका हुआ कितने रुपए 48,000, 48,000 उसने लगाए थे, तो ये नीचे आ जाएगा, परसेंट पूछ रहा है गुणा 100 से कर दो, तो ये आपका कैंसिल हुआ और ये हमारा कितना 6 से कितना हो जाएगा कैंसिल, ये आपका 8 नीचे आएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई 8 बराबर ये आपका बन जाता है 12.5%। ठीक है, ये तो अभी हमने पूरी कैलकुलेशन करी। हमको यहाँ पर एक चीज ये दिख रही थी कि 6,000 रुपए उसने कमाए 48,000 रुपए लगा करके। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आया 1/8 और 1/8 होता है 12.5% के, तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए, तुरंत आंसर करके आप टिक करके निकल सकते हो, ये कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा जो हुई थी वो बच जाएगी। नेक्स्ट 110 लागत वाली वस्तु 104 में बेची गई तो कितनी छूट की पेशकश की गई, मतलब 110 वाली चीज 104 में बेची गई, तो हम ये देखेंगे उसको छूट रुपए में कितनी मिली। तो 110 की चीज है 104 दशमलव, तो 110 माइनस कर दो 104.5,
ठीक है, कितना छूट मिलेगी, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मतलब ₹5.5, ₹5.5 की उसने यहाँ पर छूट ली। अब कहता है ये परसेंट में कितना है, तो देखो 5.5 और कितना रुपए था आपका 110 पे ही तो छूट मिली होगी, बोलो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ से हटा के एक जीरो बढ़ा दें, तो ये 55 दूनी 110, यानी आपका ये आंसर आ गया 1/20, और 1/20 किसके बराबर होता है, 5% के बराबर होता है, आंसर हो जाएगा बी। या आप ऐसे भी रखते तो दूसरा एक तरीका ये होता है जो आप नॉर्मली करते हो, 5.5 डिवाइडेड बाई 110 इंटू कराते हो 100 से, तो एक से एक ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये 10 से आपका ये बन जाएगा कितना 55/11, तब भी आपका आंसर कितना आएगा 5% ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई है, तो ब्याज दर बताइए। तो ब्याज की दर यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो, तो देखो पहला तरीका यहाँ पर ये है कि 2 साल में, अब देखो सीआई जब होता है तो सीआई में पिछले साल वाला जो अमाउंट होता है, मान लीजिए आपका 100 रुपए था, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए पे 10% की रेट से पहले साल में आपको मिलेगा 10 रुपए, फिर दूसरे साल में आपको मिलेगा 10 रुपए प्लस इस 10 का 1 रुपए, तो अब आपका ये दूसरे साल में कितना बन जाएगा, 100 तो आपका ये है, ये मिल गया, मतलब 111 रुपए, तो ये आपका फिर प्रिंसिपल बन जाता है अगले साल के लिए, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, हर साल ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 साल में कोई वैल्यू 1600, सॉरी हाँ 1600 होती है, और 3 साल में ये वैल्यू 1680 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ वर्ष में कितना अंतर, एक वर्ष में, यहाँ पे वैल्यू में कितना अंतर है 80, तो ये 80 रुपए है, ज्यादा आया, एक साल में हमको किस पे मिला होगा, 1600 पे मिला होगा। ये भी बात क्लियर होगी। तो हम क्या करेंगे, 80 रुपए हमको मिल रहे हैं कितने पे, 1600 पे, मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट आ जाए कितने, 100 से, तो ये हमने 100 पूरा इधर किया, 16 से 80 डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 16 पंचे 80, यानी 5% की रेट रही होगी। क्लियर है बात इतनी, आइए बहुत अच्छे सभी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट लेना वो हाफ ईयरली लेना है, यानी पहले 6 महीने में फिर 6 महीने में, ओवरऑल आपको एक वर्ष में ही बताना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो आपकी एनुअल रेट होती है वो हाफ हो जाती है, यानी 4 कितने आपके पास यहाँ पर हैं, ये हाफ ईयर 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी रेट परसेंट हो जाएगी कितनी, 2%। आइयो भी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो 2% की आपकी यहाँ पर रेट हो जाएगी। तो 2% रेट बराबर अगर हम देखें तो कितना होता है, 1/50 के, और 1/50 का मतलब क्या होता है, 2% की रेट है तो ये 1/50 कहलाता है। 1/50 का मतलब है 50 रुपए लगा करके आपने 1 रुपए कमाया, यानी 50 रुपए पहले 6 महीने में लगाए और कमा करके कितना हो गया होगा, 51 रुपए। अगले 6 महीने ये फिर से 50 लगा होगा, फिर से आपकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 51 रुपए। जब अब देखो 2 ही बार लेना है तो 2 साल के लिए भी हो सकता है ना, तो 6 महीने के लिए तो भी 2 बार करना पड़ेगा, 2 साल होता तो भी हम ऐसे ही करते। अगर ये हमारा 4% की रेट रहती तो 1/4 का मतलब होता है, सॉरी 4% का मतलब होता है यहाँ पर 25%, यानी 1/25। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते, यानी 25 रुपए पे हमको 1 रुपए मिल रहा है, 25 पे हमको मिला 1 रुपए तो 26 हो गया, फिर हम 25 पे करते हैं यहाँ पर 26, ये तो तब होती जब यहाँ पर अर्धवार्षिक ना दिया गया होता तब, ठीक है। लेकिन अर्धवार्षिक दिया है तो रेट आपका आधा हो गया, रेट आधा हो गया, तो आपका ये 2 1 50 और 51 आ गया। अब ऐसी सिचुएशन पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना बनेगा 2500, और ये बनेगा आपका कितना 2601। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ रहा है, कितनी राशि निवेश कर रहे हैं हम, 2500 निवेश कर रहे हैं, 2601 मिल रहा है हमको एक साल बाद, ठीक है। तो मैं मेरे क्वेश्चन में कितना दिया गया 25,000, यानी मेरे से कितना 10 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 25,000, तभी तो होगा। तो इसका भी 10 गुना कर दो, तो ये कितना मिलेगा 2601 का 10 गुना, यानी इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, यानी 26,000 10 रुपए, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आइए बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक तो ये तरीका था कि ऐसे कर जाओगे, दूसरा तरीका है यहाँ पर, दूसरा ये है कि आपको यहाँ पर रेट भी गिवन है और 25,000 आपको यहाँ पर निवेश की गई राशि भी पता है, और आपको जो 4% रेट दी गई है 2 से डिवाइड किया क्योंकि हाफ ईयरली था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना 2%। तो 25,000 का 2% कितना होगा, तो देखो 25,000 का 2% हम यहाँ पर अगर करें तो 25,000 का 1% कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट से पॉइंट लगा दो, 1% की वैल्यू 250 होगी, अगर 1% की वैल्यू 250 है तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 रुपए, ठीक है। तो पहले 6 महीने में आपको कितना रुपए मिलेगा, सिर्फ 500 रुपए। आइए भी बात क्लियर। फिर अगले 6 महीने में यहाँ पर हम बात करें तो 500 रुपए तो ये मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 500 का भी 2%, तो इस 500 का 2% कितना हो जाएगा 10 रुपए। ओवरऑल आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 500 500 और ये 10, यानी 1010 रुपए। ये बात क्लियर है। तो 1000 आपको यहाँ पर 10 रुपए मिलेगा 2% की रेट से। तो हमने पैसा कितना लगाया था 25,000, तो 25,000 में 1010 रुपए जोड़ दो, 1010 रुपए इतना आपको ब्याज मिला, तो जीरो और यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 5 1 6 2, तो आपको यहाँ भी आंसर 26,010 रुपए ही मिला कि नहीं मिला। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो रही होगी। तो या तो आप ऐसे कर जाओ, या फिर हमने क्या किया 2% रेट, जब भी कभी 2% है उसको पार्ट में डिवाइड कर लो, 2% का मतलब है यहाँ पर 1/50, तो यानी कि 50 रुपए
आपको, और ऊपर वाला होता प्रॉफिट 51 हो रहा है। दो बार आपको ब्याज लेना है, ये पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, तो एक बार और 50 यहाँ पे कर दो, 51 कर दो। अगर 3 बार होता तो एक बार और 50 करते और 51 करते, फिर हम इन सभी का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते और इन सभी का मल्टीप्लाई यहाँ करते। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारी आ जाती कौन, इन्वेस्ट करी वाली वैल्यू, तो उसी के बराबर जितना गुना होता उतने गुने से हम यहाँ पर कर जाते हैं। आई होप क्लियर है। अगर यहाँ पर 2% ना होता, मान लो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि 10% की रेट थी और 2 साल में लेना, तो 10% होता है 1/10, यानी 10 रुपए लगाकर 1 रुपए कमा रहे हो, यानी 10 से वैल्यू आपकी 11 होगी, अगेन आपकी वैल्यू 10 से 11 होगी, अगेन आपकी वैल्यू 10 से 11 होगी, तो इस तरीके से चले जाते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको हम देख लेते हैं मेरे से कितना गुना है क्या है। तो ये आसान तरीका ये वाला जो दूसरा वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, ए ने 75,000 के साथ कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद इतना रुपए। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है इसमें ये प्रिंट में गलती हुआ है, एक्चुअली जो इंग्लिश वाला है उसमें सही दिया है, ये है वैल्यू 37,500 रुपए। ठीक है, 37,000 नहीं है तो 37,500 है। चलो, ए ने यहाँ पर 75,000 रुपए लगाया और बी कुछ समय बाद 37,500 रुपए लगाकर ज्वाइन करता है। अब स्टार्टिंग में भी नहीं था, स्टार्टिंग में कौन था, मान लो बिजनेस यहां से यहां तक हुआ तो ए ने तो यहीं से स्टार्ट किया, बट बी कुछ टाइम के बाद यहां से ज्वाइन किया है, तो यहां पर अकेले कौन था, इस दौरान सिर्फ ए था, और यहां पर ए भी दोनों बिजनेस में रहे होंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी जो क्वेश्चन कह रहा है। अब ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो इनके बीच में प्रॉफिट डिवाइड हुआ वो 3:1 के रेशियो में हुआ। तो देखो, प्रॉफिट जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू आपका जो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। ठीक है, इनकम इनटू टाइम जो रेशियो बनेगा उस रेशियो में हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, पूरे साल बिजनेस में रहा है, वो कुछ दिनों बाद आया था, तो इसका पैसा कितने दिनों तक लगा रहा होगा, 12 महीने तक। तो 12 महीने में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12, यहाँ पर 3 जीरो तो आपके पास ये है, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 90, उसका टोटल ये प्रोडक्ट बना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमने किया तो इसका ये बना। ठीक है, और इनको रेशियो में क्या मिला, यहाँ पर किस रेशियो में इनको यहाँ पर मिला, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट मिला। अगर 3 वाली वैल्यू यहाँ पर ये 9 लाख है तो 1 वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3 लाख होगी कि नहीं होगी, बोलो। 3 वाली वैल्यू ये है तो 1 वाली वैल्यू इतनी होगी। अब यहाँ पर हमको टाइम तो पता नहीं, तो मान लेते हैं टाइम लगा होगा x। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, 37,500 इंटू टाइम यानी x से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला कितना, 3 लाख। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख डिवाइडेड बाई 37,500, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, अब 3,000 और ये बचा। अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा कितना, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, बोलो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 120, 25 से इसको डिवाइड करो तो ये आपके पास कितना आएगा, 25 एकम 25, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 12, 25 पंचे 125, यानी 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 अट्ठे 120, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी कि जो हमने यहाँ पर एक्स लिया ये आ गया क्या, टाइम। ये टाइम किसका आया, बी का, यानी बी का जो पैसा है वो बिजनेस में कितने महीने के लिए इन्वेस्ट रहा, 8 महीने के लिए। यानी ये वाला जो था ये टोटल 12 महीने, 1 महीने से स्टार्ट हुआ 12 महीने तक बिजनेस चला। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको पता था कि ए और बी दोनों रहे, तो 8 महीने हमारा यहाँ पर बी रहा, तो बी कितने महीने बाद आया होगा, यहाँ सिर्फ ए रहा होगा, यानी 4 महीने तक ए अकेला बिजनेस में रहा, 4 महीने बाद आया, यही पूछा है। तो वो कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आंसर 4। अगर ये पूछता कि बी कितने महीने के लिए बिजनेस में रहा तो मेरा आंसर 8 होता। क्लियर है बात। नेक्स्ट, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, यानी कि उसको 68 नंबर थे लेकिन आपने 88 नंबर ले लिए, कितना ज्यादा आपने ले लिया, 20 नंबर। ठीक है, और 20 नंबर ज्यादा लेने की वजह से उस कक्षा का जो एवरेज है वो 0.5 से बढ़ गया, यानी हर बच्चे को आधा 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 नंबर मिला होगा। तो 20 बच्चे हैं, सॉरी 20 नंबर हैं और आधा आधा नंबर हमने सभी में बांटा होगा, तो कितने बच्चे रहे होंगे, सीधी सी बात 40 बच्चे रहे होंगे, तभी 20 हम आधा आधा नंबर बांटेंगे। अगर 20 बच्चे रहे होते तो एक एक नंबर हमें बांटना पड़ता, तो यहाँ तो हमने कितना बढ़ाया, देखा इतना बढ़ा, तो ये 40 हम एक तो हम दर कैसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 0.5 बढ़ा, 0.5 से डिवाइड कर दो, तो अगर नीचे से पॉइंट हटाएं ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 200/5, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 400। आइए बात, सॉरी 40 आएगा, ये मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 0, 5 से डिवाइड करेंगे, 500 को 20, 40 बच्चे रहे होंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा। ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना, तो 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले लास्ट वाला देखा करो, बी है सी से 3 गुना, अगर सी 1 है तो बी हो जाएगा 3, और ए बी से 2 गुना है, बी 3 है तो ए कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से इन सभी का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब कह रहा है यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में करता है, सी अकेले 30 दिन में काम, सी एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 1 इंटू 30 दिन लगाता है, टोटल काम कितना होगा, 30। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल वर्क है 30। अब कह रहा तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, यानी तीनों की बात करी जा रही, तीनों एक साथ काम करेंगे, 6 3 9 1 10, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, काम कितना है 30, तीनों एक दिन में कितना करते हैं 10, डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 3 दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो देखो 250 की स्पीड और 4 घंटे में दूरी तय करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि दूरी कितनी है, तो स्पीड है कितनी 250 की,
इंटू टाइम 4 घंटे, आंसर आएगा कितना 1000। तो ये आपकी 1000 हो गई डिस्टेंस। अब इसको कवर करने के लिए कह रहा है जो 4 घंटे में कवर कर रहा था जब उसकी स्पीड थी 250, अब 1 घंटे 40 मिनट में कवर कराना है तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी जाए। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे 40 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1:40/60 ऐसे लिखेंगे। और ये कितना होता है 2/3, मतलब 1 सही 2/3। इसको भी अगर हम पूरा फ्रैक्शन में करें तो हम लिख सकते हैं 5/3। आई होप ये बात क्लियर है। यानी इतने टाइम में तो 1000 5/3 टाइम में क्या स्पीड होगी, 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 यहाँ पर हो जाएगा कितना 200, 200 इंटू 3 करो कितना आंसर आएगा 600 की आपको स्पीड यहाँ पर बढ़ानी होगी। आई होप सभी को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट हो तो बताइए। दूसरा तरीका ये है, अभी तो हमने फ्रैक्शन में लिया, अगर हम इसको फ्रैक्शन में ना लें, ध्यान से समझना कि इसको हमको जो दिया गया है 1000, ठीक है 1000 की डिस्टेंस आ गई, ये हमको 1 घंटे 40 मिनट, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट प्लस 40 मिनट ओवरऑल 100 मिनट में कवर करनी है। तो हम अगर डिवाइड अगर इसको 100 से कर दें, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और ये तो अब मिनट में आएगा यानी इंटू हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो यहाँ पर 100 10 आया, इंटू हमें यहाँ पर 6 से करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 600। आइए बात क्लियर होगी, 60 इंटू 10, तभी आपका ये आंसर आ रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, यदि एक बस किसी स्थान से, यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे में, तो वो 1 घंटे में कितनी जाती है, 1 घंटे को हम यहाँ पर 60 मिनट, बात वही है, 1 घंटे में जाती कितनी 45 किलोमीटर। ठीक है, और कह रहा है यदि वह सभी स्थान, जितने भी स्थान है वहां पर रुके तो 1 घंटे में वो कुल 36 किलोमीटर ही जा पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, ये पूछ रहा है कि 1 घंटे में बस रुकती कितने मिनट है। तो देखो यहाँ पर हमको टाइम दोनों जगह सेम दिया गया है, 1 घंटे में 1 घंटे में। ठीक है, अगर हम 1 घंटे में डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ 1 घंटे में कितनी कम कवर करिए 9 किलोमीटर। आइए भी बात क्लियर है, 45 किलोमीटर जा रहा था 36 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अब 36 गया, ये हमारा 9 किलोमीटर कम गया, तो पहले की जो हमारी डिस्टेंस थी उसका ये कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 9 किलोमीटर गया पहले की बजाय, यानी 45, यानी कि 1/5, 1/5 डिस्टेंस हमने कितनी कवर करी है पहले से 1/5 कम कवर करी है, यानी 45 का 1/5 मतलब वही 9 किलोमीटर कम करी है। आइए बात क्लियर है। तो जो टाइम है तो वो कितना, यहां भी हमारा यही है, तो अगर हम यहां भी उसी स्पीड से चलते 36 किलोमीटर जाना होता तो हमको कितना किलोमीटर लगते, एक तो तरीका भी यहां पर 1/5 है समझे, तो हम क्या करेंगे 1 घंटे का मतलब 60, 60 का अगर हम 1/5 कर दें तो आपका आंसर कितना आएगा 12, यानी 12 मिनट के लिए रुकती होगी। आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका समझिए, ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 45 किलोमीटर जाने में किसी भी बस को 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 45, तो 9 चौको 36, 9 पना 45, 5 से हमने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 12, तो 12 इंटू 4 करोगे आंसर आएगा कितना 48 मिनट। बात इतनी समझ आ गई, यानी कि अभी भी, यानी यहां पर भी उसको 1 घंटा लग रहा था, यानी 45 किलोमीटर जाने में भी उसको 60 मिनट लग रहे थे, और ये 36 जाने में भी उसको 60 मिनट लगा, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है यहां पर अगर बिना रुके चलती तो ये 36 किलोमीटर 48 मिनट में कवर कर लेती, लेकिन रुक रुक के चली थी तो जो 48 और 1 घंटे उसको लगते हैं 36 में, तो जो डिफरेंस आया 12 का ये वहीं से तो आया, यानी 12 मिनट गाड़ी रुकी होगी। क्लियर हुआ होगा, आई थिंक बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई, दो तीन बार दीजिए आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको बहुत अच्छे समझ लो, और कई बच्चे हैं इसको सॉल्व नहीं वहां पे कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल, देखो लंबाई हमारा इस तरह से होती है और चौड़ाई हमारे ऐसे होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी लंबाई कम है और यहाँ चौड़ाई का रेशियो ज्यादा है। ठीक है, तो ये लंबाई आपकी 5 है और ये 6 है, तथा इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास यहाँ पर कितनी है, लंबाई यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं 5x है और ये 6x है, तो 5x इंटू 6x बराबर किसके दिया गया है, क्षेत्रफल ये आना चाहिए, तो बराबर है 6750 के। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 30x² बराबर 6750। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आएगी 6750 में हम डिवाइड 3 से करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड इसको करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, सॉरी 3 दूनी 6 अगेन, और फिर आपका 3 पचे 15 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 225 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर रूट बाहर निकल के आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी कितनी 15। आइए सभी को बात क्लियर होगी। तो आपका ये लंबाई थी और ये आपकी चौड़ाई थी, एक्स की वैल्यू 15 आ गई, 15 में 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो लंबाई कितनी हो जाएगी 15 पने 75 और 15 छक्का 90, तो ये आपकी आ गई चौड़ाई और ये लंबाई। अब पूछ रहा है कि आयत की लंबाई तथा आयत के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आयत की लंबाई, लंबाई आपकी कौन है, ये वाली लंबाई आपकी कितनी है 75 75, क्षेत्रफल से आपको बनाना है, तो क्षेत्रफल है 6750। ठीक है, 25 से डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये 25 दूनी 50 हुआ, बचा कितना 17, 175, 25 सत्ते 175 जीरो,
3 से एक बार और डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 और 3 नवाइयाँ 27, तो 1:90 का रेशियो बना, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो रही होगी बात सभी को? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।